हेलो स्टूडेंट, मैं परम अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सारणिक के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल और दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना बताया था कि हम कैसे सारणिक का प्रयोग करें और त्रिभुज का क्षेत्रफल और दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा को ज्ञात करें। ठीक है, इस पर चर्चा करी थी। आज हम इस वीडियो में आपको सारणिक का उपसारणिक और सारणिक यानी एक का सह गुणनखंड ज्ञात करना बताने वाले हैं। यानी हमारा आज का पहला टॉपिक है उपसारणिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइनस। क्या होता है? किसी सारणिक के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने पर जो सारणिक शेष प्राप्त होता है उसे अवयव का सारणिक कहते हैं। यानी अगर आपको कोई सारणिक दिया है और हमें उपसारणिक निकालनी है तो उपसारणिक किसी अवयव का होता है। सारणिक के अंदर उपस्थित अवयवों के उपसारणिक, सारणिक 2x2, 3x3, 4x4 इस तरह के क्रम के थे। उसके अंदर जो अवयव होंगे उन अवयवों के उपसारणिकों को हम ज्ञात करने वाले हैं। तो क्या होते हैं? सारणिक के जिस अवयव की बात कर रहे हैं उस सारणिक का जो अवयव है वो जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको निकालने के बाद जो सारणिक शेष रह जाता है उसे ही उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि उपसारणिक क्या होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया 2, 1, -4, 5। 2x2 का एक सारणिक है, इसके अंदर 4 अवयव हैं। इन चारों अवयवों के हम उपसारणिक ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं 2 का उपसारणिक। किसका उपसारणिक? 2 का। अगर हम 2 का उपसारणिक बात करें तो मैंने भी बोला है उपसारणिक क्या होता है? जिस अवयव के उपसारणिक की बात करते हैं उस अवयव की पंक्ति, वो अवयव जिस पंक्ति में आता है और जिस स्तंभ में आता है उसको निकाल दो। तो 2 बात करें तो 2 पहली पंक्ति में आ रहा है उसको छोड़ा और 2 पहले स्तंभ में आ रहा है उसे छोड़ा। बचता क्या है? 5। 5 को सारणिक जो शेष सारणिक बचा उसी को हम इस 2 का उपसारणिक कहेंगे। तो 5 बचा क्योंकि 2 पहली पंक्ति में था, पहली पंक्ति को निकाल दिया, पहले स्तंभ में था उसको निकाल दिया, बचा क्या? 5। 5 को सारणिक के रूप में लिख दीजिए, सिंगल एलिमेंट का सिर्फ आपका कितना आ जाएगा? 5। तो इस तरह से 2 का उपसारणिक हमने प्राप्त कर लिया। इसी तरह से जैसे अगला अवयव है -4। अगर मुझे -4 का उपसारणिक ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? -4 का उपसारणिक। तो -4 देखिए किस पंक्ति और किस स्तंभ में आ रहा है। -4 पहली पंक्ति में आ रहा है तो पहली पंक्ति को छोड़ दीजिए, दूसरे स्तंभ में आ रहा है तो दूसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए, क्या रह जाता है? 1। तो यानी -4 का उपसारणिक कितना बचा? 1। हल करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी अवयव का उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और अवयव है इसके अंदर 1, तो 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक तो 1 इस पंक्ति और किस स्तंभ में आ रहा है? 1 दूसरी पंक्ति में आ रहा है तो दूसरी पंक्ति को हटा दिया, पहले स्तंभ में आ रहा है तो पहले स्तंभ को हटा दिया, क्या बचता है? -4। तो हम लिख देंगे 1 का उपसारणिक कितना हुआ? -4। तो यानी सॉल्व कर फाइनली -4। अगला एलिमेंट कौन? 5। तो 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक क्या होगा? उपसारणिक यानी इंग्लिश में माइनर। तो क्या होगा? 5 किस पंक्ति और किस स्तंभ में आ रहा है? 5 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है। इसको हटाया तो क्या रह गया आपके पास? 2। यानी हमारे पास रह गया 2। तो शेष सारणिक जो होता उसी को हम 5 का उपसारणिक कहेंगे। तो इस तरह से हमने 2x2 के अंदर उपस्थित सभी अवयवों का उपसारणिक ज्ञात करना सीखा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे उपसारणिक किस तरीके से निकालेंगे। अभी एक और हम उदाहरण लेंगे आने वाले समय में 3x3 का, उसके भी अवयवों के हम उपसारणिक ज्ञात करना सीखेंगे। अभी हम अपना अगले टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है सह गुणनखंड।
क्या है अपना टॉपिक? सहगुणनखंड, और इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर्स। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर्स। अब बात आती है सहगुणनखंड क्या है। किसी सारणी के किसी अवयव का सहगुणनखंड उस अवयव का उचित चिन्ह यानी चिन्ह क्या हो सकता है? धन्याकरण के साथ उपसारणिक होता है। यानी अगर जैसे अभी मैंने अपने ऊपर टॉपिक में उपसारणिक बताया था किसी अवयव का, इसी तरह से जिस अवयव का हमको सहगुणनखंड ज्ञात करना है तो उस अवयव का सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले हमें उस अवयव का उपसारणिक पता करना होगा और साथ ही उसके उपसारणिक के चिन्ह लगाया जाएगा। चिन्ह किस तरह का? या तो प्लस का या माइनस का। अब वो किस आधार पर लगाएंगे? थोड़ा सा एक फॉर्मूला किसी में आगे बताया, किसी अवयव का सहगुणनखंड क्या होगा? -1 की पावर r प्लस सी, -1 की पावर r प्लस सी इंटू यानी गुणा में कौन? उपसारणिक होगा। मैंने भी बताया सहगुणनखंड क्या है? उपसारणिक, और साथ में आगे चिन्ह लगा दिया जाएगा या तो प्लस का या माइनस का। अब किस आधार पर प्लस और माइनस का चिन्ह आएगा? वो आएगा -1 की पावर r प्लस सी के आधार पर। अब यहाँ r प्लस सी क्या है? जहां r तथा c क्रमशः उस अवयव की, जिस अवयव की बात कर रहे हैं उस अवयव की पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम r और c के बारे में पता कर लेंगे। जैसे हम इसी उदाहरण को लेकर चलते हैं, इसी उदाहरण में हम सहगुणनखंड अवयव निकालना सीखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला अवयव 2, तो 2 का सहगुणनखंड अवयव, ठीक। तो 2 का सहगुणनखंड क्या होगा? तो 2 सबसे पहले देखिए किस स्थान पर है। स्थान मतलब किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। तो 2 आपका पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो r और c का मान 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। आप देखिए इस फॉर्मूले के आधार पर, फॉर्मूला आता है -1 की पावर r प्लस सी। r यानी पंक्तियों की संख्या, c यानी स्तंभों की संख्या। तो जो 2 है वो अपने पहले पंक्ति पर है और पहले स्तंभ पर है, तो इसलिए r का मान भी 1 और c का मान भी 1 होगा। तो इस फॉर्मूले के आधार पर -1 की पावर r प्लस सी यानी -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू उपसारणिक। तो उपसारणिक निकालना तो पिछले टॉपिक में बताया था। तो इस 2 का उपसारणिक क्या होगा? किसकी जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में हो उसको निकाल दीजिए। तो 2 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, उसको हमने निकाल दिया। कितना बचा? 5 को लिख देते हैं इंटू में। फाइनली -1 की पावर 2 प्लस का होगा और 5 बाहर आकर सॉल्व करने पर 5 बचेगा। तो 2 का सहगुणनखंड क्या निकला आपका? 5। इसी तरह से -4 का निकाल सकते हैं। -4 का सहगुणनखंड, तो -4 का सहगुणनखंड क्या होगा? -4 का सहगुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले -4 किस पोजीशन पर है, किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है उसको देखते हैं। तो -4 पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 1 पहली पंक्ति प्लस दूसरा स्तंभ, तो 1 प्लस 2। और -4 का उपसारणिक क्या होगा? तो -4 का उपसारणिक यानी -4 पहली पंक्ति में है तो मैंने पहली पंक्ति को निकाल दिया, दूसरे स्तंभ में है उसको निकाल दिया, बचा क्या? 1 इंटू में लिख दिया जाएगा उपसारणिक के साथ, ठीक। -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 यानी -1 की पावर विषम संख्या क्या होगा? -1, तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, साथ ही 1 है तो 1 को उपसारणिक को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो फाइनली आपका आ गया -1। इसी तरह से अगला एलिमेंट कौन? 1 का यानी 1 का सहगुणनखंड क्या होगा? 1 का सहगुणनखंड, 1 सबसे पहले देखिए किस पंक्ति और किस स्तंभ में आ रहा है। 1 आपका दूसरी पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है, तो इसकी पोजीशन आएगी 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 क्या? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, और इंटू में क्या रहेगा? उपसारणिक। तो इस 1 का उपसारणिक कितना है? 1 के लिए दूसरी पंक्ति को निकाल दिया हमने और पहले स्तंभ को निकाल दिया, तो कितना बचा? -4। तो साथ में लिखेंगे -4 उपसारणिक के अंदर। -1 की पावर 2 प्लस 1, तो आप जानते हैं माइनस आएगा, माइनस आगे, और
इसका मतलब -1 की पावर 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्यों? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति प्लस दूसरा स्तंभ, और साथ में 5 का उपसारणिक क्या होगा? तो 5 का उपसारणिक 5 के लिए दूसरी पंक्ति को छुपाया, दूसरे स्तंभ को छुपाया, क्या बचा? 2 इसका उपसारणिक हो गया। -1 की पावर 4 यानी -1 की पावर 4 का मतलब -1 की पावर सम संख्या, कैसा होगा? प्लस का, और 2 को सॉल्व करेंगे उपसारणिक को, तो इस उपसारणिक को सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास कितना आ गया? 2। तो इस तरह से हमने क्या देखा? एक 2x2 के दिए गए सारणिक का हमने हर अवयव का उपसारणिक निकालना बताया और साथ ही हर अवयव का सहगुणनखंड अवयव निकालना बताया। तो ये था अपना आज का टॉपिक उपसारणिक और सहगुणनखंड। एक उदाहरण और लेते हैं 3x3 का, उसके कुछ अवयवों के हम उपसारणिक और सहगुणनखंड निकालना सीखते हैं। जैसे आपका हमने एग्जांपल चुना 1 -2 3 4 -5 -6 7 8 -1, ठीक। यह हमारा सारणिक है 3x3 का, और इस दिए गए सारणिक के अवयवों का हम क्या निकालना सीखते हैं? उपसारणिक। तो कुछ अवयवों का निकालते हैं, जैसे मैंने निकाला -2 का, तो -2 का उपसारणिक क्या होगा? -2 का उपसारणिक मैंने क्या बोला था? उपसारणिक क्या होता है? जिस अवयव का उपसारणिक निकालना हो तो ये देखते हैं वो अवयव किस पंक्ति और किस स्तंभ में आ रहा है, और उसी पंक्ति और उसी स्तंभ को हम छोड़ देते हैं। तो देखिए -2 अपना पहली पंक्ति में आ रहा है, तो हमने पहली पंक्ति को छोड़ दिया, और साथ ही दूसरे स्तंभ में आ रहा है। देखिए -2 दूसरे स्तंभ में आ रहा है, दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया। इनको छोड़ने के बाद जो बचा उस सारणिक को आप लिख दीजिए। क्या रहेगा? 4 7 -6 -1, क्या रहेगा? 4 7 -6 -1। इस तरह से हमने इसे एक सारणिक में लिख दिया, और यही सारणिक जो लिखा यही -2 का उपसारणिक कहलाता है। इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व करते हैं आप जानते हैं सॉल्व करने का तरीका। 9 चौक 36, माइनस का 36 क्यों माइनस है? फॉर्मूले का माइनस आता है, 7 42 माइनस का 42, ठीक। ब्रैकेट ओपन करेंगे -36 + 42 सॉल्व करने पर 42 में से 36 को घटाएंगे तो आपके पास रह जाता है 6। तो इस तरह से हमने क्या निकाला? -2 का उपसारणिक। तो आप समझ गए कि कैसे हम उपसारणिक ज्ञात करना सीखेंगे। किसी और अवयव का निकालते हैं रैंडमली। जैसे मुझे -6 का निकालना है तो हम लिखेंगे -6 का उपसारणिक। -6 का उपसारणिक किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे -6 किस पंक्ति और किस स्तंभ में आ रहा है, और उनको हम निकाल देंगे। तो -6 आपका दूसरी पंक्ति में आ रहा है, तो दूसरी पंक्ति को हमने छोड़ दिया, और साथ ही -6 तीसरे स्तंभ में आ रहा है, तो साथ ही तीसरे स्तंभ को हमने हटा दिया। तो आप देखिए दूसरी पंक्ति को हटा दिया यहां से, यानी इस पंक्ति को हटा देते हैं, और तीसरे स्तंभ को हटा दिया। तो आपका बचा क्या है? 1 -2 7 8, इसी को हम लिख देंगे 1 -2 7 8। यही क्या कहलाएगा? -6 का उपसारणिक। अब इस उपसारणिक को आप हल कर सकते हैं। हल करने का तरीका हम पीछे बता चुके हैं विस्तार विधि से। 1 का गुणा 8 से करेंगे 8, माइनस का चिन्ह लगाते हुए 7 का गुणा -2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 में माइनस तो -14। ब्रैकेट ओपन करेंगे 8 × 14, 8 × 14 को जोड़ने पर आपके पास आ गया फाइनली कितना? 22। तो इस तरह से हमने देखा किसी भी अवयव का हम चाहे 3x3 की हो, 2x2 की हो, 4x4 की हो, हम उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं? उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी भी अवयव का दिए गए किसी भी सारणी के अवयव का हम सहगुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए हम सहगुणनखंड ज्ञात करना सीखते हैं। सहगुणनखंड किस तरीके से ज्ञात करेंगे? कुछ और अवयवों को चुनते हैं। जैसे मैंने चुना ये 8, इस 8 का हम सहगुणनखंड निकालते हैं। तो 8 का सहगुणनखंड, 8 का सहगुणनखंड क्या होगा? सबसे पहली बात मैंने आपको बोला था 8 जो अवयव है जिसका हम सहगुणनखंड निकाल रहे हैं वो किस पोजीशन पर है, यानी किस पंक्ति और किस स्तंभ में आ रहा है। तो 8 आपका तीसरी पंक्ति में आ रहा है और दूसरे स्तंभ में आ रहा है। तो
तीसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो हम यहां लिख सकते हैं -1 की पावर 3 + 2। 3 + 2 क्यों? तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो -1 की पावर थोड़ा था ना फॉर्मूला, -1 की पावर r + c। r यानी पंक्ति की संख्या और c यानी स्तंभ की संख्या। तो r यानी r तीसरी पंक्ति में है तो 3 आ गया और दूसरे स्तंभ में है तो 2 आ गया। साथ ही अब 8 का हम इंटू में उपसारणिक और लिखेंगे, तो तीसरी पंक्ति को छुपाएंगे और दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे। छुपा लिया। अब क्या रहेगा आपके पास? 1 4 3 -6। इस उपसारणिक को लिख देंगे। कितना? 1 4 3 -6। इसे हल करेंगे, हल करने पर जो प्राप्त होगा वही 8 का सह गुणनखंड होगा। हल कैसे करेंगे? -1 की पावर आप जानते हो 3 × 2 यानी 5 हो गया, यानी -1 की पावर विषम संख्या, तो कैसा आने वाला है? चलिए माइनस का आने वाला है। अब इनको अंदर सॉल्व करते हैं उपसारणिक को, तो 1 का मान -6 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। साथ ही 4 का मान 3 से करेंगे तो 4 की 12 आएगा। सॉल्व करेंगे -12 और -6 यानी -18 और बाहर आकर प्लस का 18। तो इस तरह से हमने 8 का क्या ज्ञात करना सीखा? सह गुणनखंड। तो हम किसी भी दिए गए सारणी के अवयवों का उपसारणिक और सह गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है इनका उपयोग क्या है। याद करिए जब मैंने आपको विस्तार विधि बताई थी तो आपको ये बात बोली थी शुरुआत में कि किसी भी सारणी का अगर हमको मान ज्ञात करना है और विस्तार विधि से करना है तो या तो हम पहली पंक्ति को लेकर चलते थे या पहले स्तंभ के अवयवों को लेकर चलते थे। पर आज हम एक और उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि अगर हमको कभी प्रसार करना हो तो ये जरूरी नहीं है कि हमें पहली पंक्ति को लेकर ही प्रसार करना है या पहले स्तंभ को लेकर प्रसार करना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम पहली पंक्ति को लेकर प्रसार करें या पहले स्तंभ को लेकर प्रसार करें या किसी और पंक्ति या किसी और स्तंभ को लेकर भी हम प्रसार कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया 1 1 1 x y z y z z x और x y। हमें दिए गए सारणी का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको 2 विधियां बताई थी, एक विस्तार विधि के माध्यम से और दूसरा हम कर सकते थे ऑपरेशन के माध्यम से। हम ये ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ विस्तार विधि की। तो विस्तार विधि में याद करिए मैंने आपको बताया था या तो आप पहली पंक्ति के अवयवों को लेते थे या पहले स्तंभ के अवयवों को लेते थे। पर हम जब इसका विस्तार कर रहे हैं तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के लिए नहीं, कि आप इसकी दूसरी पंक्ति को लीजिए और विस्तार करिए या तीसरी पंक्ति को लीजिए विस्तार करिए या दूसरे स्तंभ को लेते हुए विस्तार करिए या तीसरी स्तंभ के अवयवों को लेते हुए विस्तार करिए। तो किसी भी हम पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों को लेते हुए प्रसार करके आपको बताते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन, इसका मैंने एक काम किया, दूसरी पंक्ति के अवयवों को चुना, यानी मैं लिख देता हूं दूसरी पंक्ति के अवयवों को लेकर विस्तार करने पर, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, हम दूसरी पंक्ति के अवयवों को चुन रहे हैं और दिए गए सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो करते हैं। दूसरी पंक्ति का हमारा जो प्रथम अवयव है, दूसरी पंक्ति का प्रथम अवयव है हमारा 1, तो 1 को चुनेंगे और प्रसार करेंगे। तो कैसे करेंगे? इस 1 के सह गुणनखंड लिखेंगे। 1 का सह गुणनखंड किस 1 का? दूसरी पंक्ति का जो पहला अवयव है उसका। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 1 को बाहर रखेंगे और इसका उपसारणिक क्या होगा? 1 का उपसारणिक 1, यानी जिस अवयव को लेते थे उसको लिखते थे, याद करिए, साथ में इंटू में हम लिखते थे उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देंगे। यानी आज हमने बात करी जो हम छोड़ देते तो उपसारणिक निकालते थे, तो यहाँ आज हम उपसारणिक निकालेंगे। तो यानी हम इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही इसका उपसारणिक निकालेंगे। तो 1 की ओर ध्यान दीजिए, 1 किस पंक्ति और किस स्तंभ में आ रहा है। तो 1 हमारा दूसरी पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दिया, और पहले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दिया। क्या बचा अपना एलिमेंट?
साथ ही जेड एक्स वाई। ठीक, क्या किया हमने, इस एक की जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हमने छोड़ दिया और एक का उपसारणिक लिख दिया। तो इस एक का उपसारणिक एक्स वाई जेड एक्स वाई होगा, उपसारणिक के अंदर लिख दिया हमने। साथ ही एक का मल्टीप्लाई भी होगा और साथ ही चिन्ह का ध्यान रखना होता था। याद करिए पहले आपको बताया था प्लस माइनस लेते, तो जो प्लस माइनस हम ले रहे थे वो इसी रूल के तहत ले रहे थे, सेट गुणनखंड वाला जो अवयव था उसको निकालते थे। तो अभी भी हम करते हैं। ये जो एक है वो किस पोजीशन पर है, एक दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो इनटू में आ जाएगा। आगे हम इसमें बात कर रहे हैं, इनटू में लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1। 2 + 1 क्यों? क्योंकि जो एक है वो दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो -1 की पावर क्या लिखी जाएगी, साथ ही 2 + 1। इस तरह से हमने इस एक के लिए लिख दिया। ठीक, अगला काम, इस हमें दूसरी पंक्ति के अवयव को लेना है, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव हो चुका, अब अगला अवयव है y। इस y के लिए लिखेंगे, तो अगला काम किसके लिए लिखने जा रहा है, y के लिए। तो y के इनटू में उसके उपसारणिक को लिखेंगे। तो y का उपसारणिक क्या होगा, y किस पंक्ति और किस स्तंभ में है। y हमारा जो y है वो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हमने छुपा दिया। क्या बचा, 1 yz और 1 xy। साथ ही अब आगे आ जाएगा चिन्ह, तो चिन्ह किस आधार पर लिखते थे, तो y किस स्थान पर है, किस पंक्ति और किस स्तंभ में है। तो y की बात करें, y दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो इनटू में -1 की पावर 2 + 2। 2 + 2 क्यों, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और आगे साथ में प्लस का चिन्ह और लगाएंगे, यानी हम सबको जोड़ते हुए चलेंगे। जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ को लेते हैं, किस तरह से हम सारणी का विस्तार करते हैं, जिस पंक्ति को चुनते हैं या जिस स्तंभ को चुनते हैं उसका अवयव इनटू में उसका उपसारणिक और साथ ही प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान। प्लस माइनस के चिन्ह के साथ पर सेट गुणनखंड वाले तरीके के आधार पर। अभी हमारा हमने दूसरी पंक्ति के अवयवों की बात करी, तो एक को ले लिया, फिर y के लिए लिख दिया। अब अगला एलिमेंट कौन बचा, zx। तो zx और इनटू में कौन उसके, इसका zx का उपसारणिक। zx का उपसारणिक क्या होगा, zx हमारा दूसरी पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो दूसरी पंक्ति के अवयवों को छुपाया और तीसरे स्तंभ के अवयवों को छुपाया, बचा 1x 1z, यानी 1x 1z। आगे प्लस का चिन्ह आएगा और साथ ही इनटू में प्लस माइनस की बात करेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, -1 की पावर दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो -1 की पावर 2 + 3 आ जाएगा। अभी हम सिंपल कैलकुलेशन है, इसे सॉल्व करेंगे। ये -1 की पावर समझ ले, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने दूसरी पंक्ति के पहले अवयव को चुना जिसका नाम था एक को लेकर उसके सारणिक को लेकर उपसारणिक को, और साथ ही एक के इनटू में कौन आएगा, -1 की पावर। -1 की पावर किस आधार पर, तो किस पंक्ति और किस स्तंभ में है उसके जोड़ते हुए उसे -1 की पावर में लिख देंगे। तो एक जो था वो दूसरी पंक्ति में था और पहले स्तंभ में था, तो 2 + 1 लिखा। इसका अगला एलिमेंट था y, तो y हमारा किस पंक्ति और किस स्तंभ में था, दूसरी पंक्ति में था, दूसरे स्तंभ में था, तो 2 + 2 लिखा और साथ ही इनटू में उपसारणिक लिख दिया। फिर अगला एलिमेंट zx था, zx अपना दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में था, तो 2 + 3 लिखा -1 की पावर, और इन सबको जोड़ते हुए लिखते चले जाएंगे। अभी सिंपल काम है, सिर्फ सॉल्व करना। तो आप जानते हैं -1 की पावर 2 + 3 यानी -1 की पावर 3, और 3 कैसी संख्या, विषम, तो -1 की पावर विषम संख्या माइनस कर देंगे। ये हमारा 2/2 का है, इसे हम हल करना जानते हैं। हल करते हैं, x का इनटू x से xy से करेंगे तो x² y आ गया, साथ ही z करना yz से करेंगे तो माइनस लगाते हुए yz² आ गया। ठीक, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, -1 की पावर सम संख्या तो प्लस आएगा, तो प्लस लिख देंगे। y के इनटू में कौन आ जाएगा, 1 - xy, सॉरी 1 का इनटू xy से करेंगे तो xy, और 1 का इनटू yz से करेंगे माइनस का yz। फिर -1 की पावर 2 + 3, तो
तो -1 की पावर 2 + 3 यानी -1 की पावर 5, और 5 का डिवीजन क्या है दशम, तो कैसा आ जाएगा माइनस का चिन्ह। साथ ही zx और zx के इंटू में कौन आएगा, 1 का इंटू z से तो z और 1 का इंटू x से तो x। इस तरह से हमारे पास आ गया z - x। अभी सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हैं। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कुछ कॉमन निकाल कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ध्यान पूर्वक देखें इस ब्रैकेट के अंदर y कॉमन आ रहा है तो माइनस का y बाहर आ गया, आपके पास बचा x² - z²। ठीक, या एक काम कर लेते हैं, चलो एक काम कर लेते हैं, यहां से माइनस सही कॉमन लेते हैं, तो माइनस माइनस बाहर आ गया प्लस, तो अंदर हमारा x² - z² नहीं, z² - x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का y कॉमन लूंगा तो z² प्लस का और x² माइनस का आ गया। फिर आगे बात करें, यहां भी y कॉमन है, माइनस का y कॉमन इसमें भी, तो माइनस का y², y पहले से था, एक और y बाहर आ गया तो अंदर बचा z - x। यहां बात करें, यहां कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का zx और इंटू में z - x। इस पूरे में बात करें तो z² - x² के गुणनखंड हो रहे हैं, और क्या गुणनखंड हो रहे हैं, z - x और z + x। तो यानी यहां दो ब्रैकेट आने वाले हैं, z - x और z + x। तो z - x यहां भी है, z - x यहां भी है, z - x यहां भी है। इस पूरे में से हमने z - x को कॉमन लेकर बाहर निकाल दिया। बचा क्या, y के साथ यहां इंटू में क्या बचेगा, एक ब्रैकेट बचा z + x माइनस y² और माइनस का zx। ठीक, अगला काम, z - x ब्रैकेट बाहर आई, इस y का अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है yz + yx माइनस y² माइनस का zx। ठीक, अगला काम, दो दो के पेयर बनाते हुए गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन दोनों में बात करें तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y, तो हम y को कॉमन लेते हैं। साथ ही इसमें और इसमें बात करें तो इन दोनों में z कॉमन आ रहा है तो z कॉमन लेते हैं। यानी मैंने क्या लिखा, इन दोनों में बात करता हूं तो इन दोनों में y कॉमन और क्या रह जाएगा, x - y। ठीक, इसमें और इसमें बात करूं तो z कॉमन, माइनस का z कॉमन, माइनस का z कॉमन तो हमारा रह जाएगा x - y। ठीक, इस पूरे में ध्यान से देखें तो x - y यहां भी है, x - y यहां भी है, दोनों ओर से कॉमन, तो फाइनली x - y बाहर आ गया, z - x था ही और साथ ही y - z आ गया। तो हमने क्या देखा, इस दिए गए सारणिक का हमने किया विस्तार, और विस्तार विधि से आंसर ज्ञात किया। और हमने जब इसका विस्तार किया तो किस आधार पर किया, दूसरी पंक्ति के अवयवों को लेकर किया। अभी पेपर में बोल सकता है दूसरी पंक्ति को लेकर करो, तीसरी पंक्ति को लेकर करो, दूसरे स्तंभ को लेकर करो या तीसरे स्तंभ को लेकर करो, और अदरवाइज कुछ नहीं बोलता, मान ज्ञात करना है तो आपके पास हमारे पुराने ऑप्शन है कि पहली पंक्ति या पहले स्तंभ के अवयवों को लेते हुए आप नॉर्मली इसका विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको उपसारणी क्या है, सह गुणनखंड क्या है, इस पर चर्चा करी। ठीक, अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिकों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ मिलूंगा।